जय हिंद दोस्तों। आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम आपका 17 मार्च का सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस लेकर आ गया हूं। जीके जीएस के जितने भी प्रश्न बने हैं मैं यहां पर आपको दिखाऊंगा। लगभग सभी क्वेश्चन हमें मिल चुके हैं, तो आपको एक बार मैच कर लेने हैं। अगर आपने एग्जाम दिया है या फिर आने वाली शिफ्ट में आपका एग्जाम है, तो आपको ये वीडियो ध्यान से देखनी है, क्योंकि इसमें आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताए जाएंगे जो कि आपको आने वाली शिफ्ट में हेल्प करते हैं। जो कि तो क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा फैक्ट से वहाँ पर आपके एग्जाम में बन जाते हैं। तो आपको जो है ध्यान से जो है सभी क्वेश्चनों को देखना है। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही आपको एनालिसिस से रिलेटेड वीडियोस यहाँ पर मिलती रहती है, जिससे आपके एग्जाम में आपको हेल्प मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपका क्वेश्चन आया था, टी.एच. विनायक राम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो टी.एच. विनायक राम जो है आपके घाटम नामक वाद्य यंत्र से इनका संबंध है। घाटम ये बजाते हैं, जो कि एक मिट्टी का बर्तन होता है और कर्नाटक संगीत में इसको बजाया जाता है। इनके अलावा बात करें पंडित राम नारायण, जो कि सारंगी वादक है। पंडित रविशंकर सितार वादक है। पंडित शिव कुमार शर्मा भी सितार वादक है। ये भी आपको ध्यान रखने हैं अलग से। इसके अलावा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था, 1857 की क्रांति में जो नेतृत्व किया था जगदीशपुर से, किसने किया था। बिहार का जो जगदीशपुर है वहाँ से नेतृत्व किसने किया था। तो 1857 की क्रांति में बिहार से यानी जगदीशपुर से नेतृत्व वीर कुंवर सिंह ने किया था, जिन्हें बाबू कुंवर सिंह के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा झांसी से अगर आपसे पूछा जाए नेक्स्ट शिफ्ट में, तो यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई हो जाएगा। लखनऊ से किया था बेगम हजरत महल ने। दिल्ली से किया था बहादुर शाह जफर ने। कानपुर से किया था नाना साहिब ने। तो ये भी आपको चारों ध्यान रखने हैं, आने वाली शिफ्ट में आपसे पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया था, पेरिस ओलंपिक में सर्वाधिक पदक किसने जीते हैं। तो पेरिस ओलंपिक में अमेरिका ने सर्वाधिक पदक जीते हैं और पहले स्थान पर अमेरिका ही है पेरिस ओलंपिक 2024 में। बात करें भारत की, तो भारत ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कुल 6 पदक जीते हैं, जिनमें 5 आपके ब्रोंज है और 1 सिल्वर मेडल के साथ 71वां स्थान प्राप्त किया है भारत ने इसके पेरिस ओलंपिक 2024 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया था कि बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ। तो बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन जो है आपका दोहा कतर में हुआ, जिसको भारत के ही पंकज अडवाणी ने ही जीता है और इनका ये 28वां विश्व खिताब है जो इन्होंने ये जीता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, दोहा कतर में इसका आयोजन हुआ था। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, 1857 की क्रांति में जो पराजित होने के बाद नाना साहिब कहाँ पर चले गए थे। तो 1857 की क्रांति में कानपुर से आपका नेतृत्व कर रहे थे, मैंने आपको बताया था। ये पराजित हो गए थे इस क्रांति में, तो ये पराजित होने के बाद जो है नेपाल की शरण में चले गए थे। वहीं पर इन्होंने अपने अंतिम वर्ष बिताए। नाना साहिब की बात करें तो मैंने आपको बता दिया है, कानपुर से इन्होंने नेतृत्व किया था अंग्रेजों के खिलाफ। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो भारत के गवर्नर जनरल उस टाइम पर लॉर्ड डफरिन थे। बात करें कांग्रेस की स्थापना की, 28 दिसंबर 1885 को स्थापना होती है। बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसकी स्थापना हुई थी। बात करें सबसे पहले इसके सचिव एओ ह्यूम बने थे और पहले जो इसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी बने थे पहले अधिवेशन के, जो कि 1885 में हुआ था। तो ये आपको कांग्रेस के बारे में ध्यान रखना है। उसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कृषि किस क्षेत्र में आती है। तो कृषि आपके प्राथमिक क्षेत्र में आती है। देखिए अर्थव्यवस्था के आपके 3 मुख्य क्षेत्र होते हैं, जिनमें प्राथमिक है, द्वितीयक है और तृतीयक है। तो प्राथमिक क्षेत्र में आपकी कृषि और खनन आते हैं, द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण आता है, तृतीयक क्षेत्र में आपका सेवा क्षेत्र जो कि सर्विस सेक्टर है। ये तीनों क्षेत्र आपको ध्यान रखने हैं। कोई से भी क्षेत्र से आपसे क्वेश्चन आने वाली शिफ्ट में आगे पूछ सकता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, 5वीं अनुसूची में क्या क्या लिखा हुआ है। तो 5वीं अनुसूची आपकी अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। बात करें अनुसूचित 6 की, तो अनुसूचित 6 में आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनमें जो है जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान है। तो ये आपको अनुसूचियाँ भी सभी एक बार देख कर जाना है। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ग्रामीण में रोजगार देने के लिए कौन सी योजना शुरू हुई थी, यानी गांव में रोजगार देने के लिए। तो ऐसी आपकी कई योजनाएं हैं, जिनके मैं नाम आपको यहाँ पर बता देता हूँ। आपको चेक करना है आपके ऑप्शन क्या क्या दिए गए थे। तो पहली है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना, जिसको आप मनरेगा कह देते हैं, ये आपकी थी। उसके बाद है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। उसके बाद है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। तो ये 3 प्रमुख योजनाएं हैं गाँव के लिए। तो इनमें से कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा वो आपको चेक करना है और वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, संविधान का 7वां भाग में क्या है, यानी संविधान के 7वें भाग में क्या है। तो 7वां भाग तो हटा दिया गया था, अभी तो संविधान में 7वां भाग नहीं है, लेकिन जब पहले था तो उसमें मैं बता देता हूँ आपको क्या था। इस 7वें भाग में अनुसूची के भाग बी के राज्यों से संबंधित ही आपका 7वां भाग था, लेकिन इसको जो है बाद में हटा दिया गया था। 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा 7वें भाग को हटा दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो 12वां क्वेश्चन आपका आता है, 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी जनसंख्या प्रतिशत कितना है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी जनसंख्या का प्रतिशत आपका 31.16% है। बात करें भारत की कुल जनसंख्या की, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 1210.2 मिलियन थी।
जिसमें से 377.1 मिलियन शहरी जनसंख्या थी। प्रतिशत में आपका पूछा गया तो 31.16% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई है। तो तुजुक ए बाबरी सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये बाबर की ही आत्मकथा है। इसको जो है तुर्की भाषा में लिखा गया है। इसकी भाषा पूछी गई थी तो तुर्की आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भाषा किस अनुसूची के अंतर्गत आती है। तो भाषा आपकी 8वीं अनुसूची के अंतर्गत आती है, जिसमें भारत की आधिकारिक भाषाओं की सूची दी गई है। वर्तमान में कुल आधिकारिक भाषाएं हमारे पास 22 आधिकारिक भाषाएं हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पंचवर्षीय योजनाओं के बीच रोलिंग प्लान कब आया। तो पंचवर्षीय योजनाओं के बीच जो रोलिंग प्लान आया 1978 से 80 के बीच आया था। अगर आपसे पूछा जाए कि ये किन 2 पंचवर्षीय योजनाओं के बीच आया, तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद और 6ठी पंचवर्षीय योजना के पहले आया। यानी 5वीं और 6ठी पंचवर्षीय योजना के बीच 1978 से 80 तक ये आपका रोलिंग प्लान आया था। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था संविधान में संशोधन की शक्ति किसके पास होती है। तो संविधान में संशोधन की शक्ति भारत की संसद के पास होती है, जो कि अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन कर सकती है। और ये आपकी संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। ये भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कोंकण तट की लंबाई का विस्तार बताइए। तो कोंकण तट की लंबाई 720 किलोमीटर लंबा आपका कोंकण तट है, जिसमें महाराष्ट्र और गोवा के तटीय जिले आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में वर्षा का क्या कारण है। वर्षा का क्या कारण है। तो इसका सबसे प्रमुख कारण जो है पश्चिमी विक्षोभ है, जो कि भूमध्य सागर से उठते हैं और भारत की ओर आते हैं। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कोणार्क नृत्य महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो कोणार्क नृत्य महोत्सव सिंपल क्वेश्चन है, ओडिशा के कोणार्क मंदिर में मनाया जाता है। ये जो है आपका 5 दिवसीय नृत्य है और दिसंबर के महीने में ये आपका मनाया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें तो आपका पूछा गया था पानीपत के प्रथम युद्ध के दौरान बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया। यानी आपसे पूछा गया था पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ। तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जो कि सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ, यानी बाबर ने इसको जीत लिया था। बात करें इस पानीपत के दूसरे युद्ध की तो ये 1556 में हुआ। ये अकबर और हेमू के बीच हुआ, जिसमें अकबर विजयी हुआ। तीसरे युद्ध की बात करें तो 1761 में हुआ, जो कि मराठा साम्राज्य और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ। इसमें अब्दाली की विजय हुई। तो ये आपको तीनों युद्ध ध्यान रखने हैं। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कार्नो इंजन की दक्षता बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। तो कार्नो इंजन की दक्षता बढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका उच्च तापमान स्रोत का उपयोग करें और कम तापमान वाले सिंक का उपयोग करना। ये आपका सबसे अच्छा तरीका है, जिससे तापमान में अधिकतम अंतर हो जाता है। इससे आपकी जो है कार्नो इंजन की दक्षता बढ़ जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 2024 में कितनी नई शास्त्रीय भाषाएं जोड़ी गई है। तो 2024 में भारत सरकार ने 5 नई शास्त्रीय भाषाओं को जोड़ा था, जो कि आपकी मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली है। अब हमारे पास कुल 11 शास्त्रीय भाषाएं हो चुकी है, जिनमें पहली 6 कौन कौन सी है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिया और संस्कृत। ये आपकी पहली 6 भाषाएं हैं। कुल आपकी 11 भाषाएं, शास्त्रीय भाषाएं हमारे संविधान में हो चुकी है। हमारे पास जो है 8 शास्त्रीय नृत्य भी है, वे भी आपको ध्यान रखने हैं। अलग अलग राज्यों के अलग अलग 8 शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। यानी प्रकार आपसे पूछा गया था। तो ये आपका एक मौलिक अधिकार है, जिसको 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 के तहत संविधान में जोड़ा गया था। ये आपका मौलिक अधिकार करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, तो 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आती है। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दक्कन का पठार किस चीज़ से बना हुआ है। तो दक्कन का पठार बेसार चट्टानों से बना हुआ है, जो कि बहिर्मुखी आग्नेय चट्टान है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। तो गतिज ऊर्जा का एक सूत्र होता है 1/2 द्रव्यमान गुणा वेग का वर्ग। तो इसलिए आपको बता देना है कि द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करती है। जो आपके ऑप्शन में होगा द्रव्यमान या फिर वेग, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कंतारा फिल्म के डायरेक्टर कौन है। तो ऋषभ शेट्टी कंतारा फिल्म के डायरेक्टर है। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है। तो वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में है। और यही सेम क्वेश्चन मैंने आपको पिछली शिफ्ट का जो एनालिसिस कराया था उसके एक्स्ट्रा फैक्ट्स में बताया था कि 280 में आपका वित्त आयोग है। और यही सेम क्वेश्चन आपका अगली शिफ्ट में आ गया। तो ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा फैक्ट आपके लिए हेल्पफुल नहीं है, तो आपके लिए एक्स्ट्रा फैक्ट बहुत हेल्प करते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के लिए, आगे आने वाली शिफ्टों के लिए। तो आपको जो है एक्स्ट्रा फैक्ट को भी बिल्कुल ध्यान से रीड करते जाना है, यानी उनको याद करते जाना है। और इसी अनुच्छेद 280 की बात करें तो इसी अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है। इसके अलावा अनुच्छेद 110 की बात करें, सॉरी यहाँ पर संयुक्त बैठक लिखा हुआ है। अनुच्छेद 110 में आपका जो है धन विधेयक है,
एक संयुक्त बैठक आपकी अनुच्छेद 108 में है, ये आपका अनुच्छेद 108 में आपकी संयुक्त बैठक हो जाएगी। अनुच्छेद 110 में आपका धन विधेयक हो जाएगा और अनुच्छेद 112 में आपका बजट है। ये आपको यहाँ पर करेक्ट कर लेना है, एक यहाँ पर गलती से लिखा गया है। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था अनुच्छेद 45 में क्या है। तो अनुच्छेद 45 में बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अनुच्छेद 39A में आपकी निःशुल्क विधिक सहायता है। अनुच्छेद 43B में सहकारी समिति है। 44 में समान नागरिक सिविल संहिता है यानी UCC है। उसके बाद अनुच्छेद 47 में पोषण का अधिकार है। अनुच्छेद 48 में गो हत्या निषेध और पर्यावरण संरक्षण है। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय स्मारकों का महत्व और संरक्षण है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका का विभाजन है। 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति है। इनके अलावा नीचे और भी अनुच्छेद महत्वपूर्ण लिखे हुए हैं। अनुच्छेद 51A की बात करें तो अनुच्छेद 51A को 42वें संविधान संशोधन सन 1974 के तहत भाग 4A में जोड़ा गया था, जिसके तहत अनुच्छेद 51A में 10 मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा गया था। वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य है। 11वां मौलिक कर्तव्य वही शिक्षा का अधिकार है जो मैंने आपको अभी पहले बताया है। इसको अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया है 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं, ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था पर्वतमाला योजना कार्यक्रम किस बजट में है। तो पर्वतमाला परियोजना जो है इसकी घोषणा जो है 2022-23 के बजट में की गई थी। इसका दूसरा नाम भी है राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था महानलोबिस मॉडल पर आधारित कौन सी पंचवर्षीय योजना थी। तो महानलोबिस मॉडल जो है आपका इस पर आधारित दूसरी पंचवर्षीय योजना थी जो कि 1956 से 1961 के बीच चली। और यही सेम क्वेश्चन मैंने आपको जो है इससे पिछली शिफ्ट के एनालिसिस में भी बताया था एक्स्ट्रा फैक्ट्स में। तो देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट्स से भी आपके यहाँ पर क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना महानलोबिस मॉडल पर आधारित थी और भारी उद्योग पर आधारित थी। इसी पंचवर्षीय योजना के तहत जो है 3 लौह इस्पात संयंत्र भी लगाए गए थे। तीनों के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। पहला है भिलाई इस्पात संयंत्र, दूसरा है दुर्गापुरा, तीसरा है राउरकेला। भिलाई आपका छत्तीसगढ़ में है जो कि रूस की सहायता से बनाया गया था। दुर्गापुरा पश्चिम बंगाल में है, आपका राउरकेला झारखंड में है। ये यहाँ पर इनकी वो बताई गई है किसकी मदद से लगाए गए थे। इसके अलावा पहली पंचवर्षीय योजना की बात करें जो कि कृषि पर आधारित थी, 1951 से 1956 के बीच चली थी। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन थे, मैंने आपको बता दिए हैं। आपको जो है इनके एक्स्ट्रा फैक्ट भी ध्यान रखने हैं क्योंकि आने वाली शिफ्ट में आपके लिए हेल्पफुल रहते हैं।